हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी बहुत ही इजी है, बस आपको समझना होता है। चीज़ों को समझिएगा, बिल्कुल आसान होगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं सी टेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर, ठीक है, जो कि आपके अगले महीने एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के लेके, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सकें। तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि डिनोटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, ठीक है, यानी कि डिनोटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, यानी कि किसी भी वर्ड का डिनोटिव मीनिंग है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको फैक्चुअल मीनिंग या फिर बेसिक मीनिंग बोलते हैं। यानी कि डिनोटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज अ फैक्चुअल मीनिंग या फिर बेसिक मीनिंग इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका है कि व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंग्लिश को कौन सा स्टेटस दिया गया है? तो याद रखना है आपको, इंग्लिश को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश को जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर्स, एक टीचर जो है अपने लर्नर्स से कहता है ऑफ क्लास 8, वो भी छात्र जो है क्लास 8 का है, कहता है कि टू रीड, क्या, टू रीड अ नोवेल, की तुम एक नोवेल पढ़ो बाय एन इंडियन अर्थर, इंडियन लेखकों का नोवेल पढ़ो, एंड आस्क देम, और उससे पूछता है टू राइट एन एसे गिवन देयर व्यूज ऑन द नोवेल, और कहता है कि तुम क्या करो कि एक उस ऐसे लिखो, ठीक है, अपने विचार रखो ऑन द नोवेल, उस नोवेल के ऊपर कि आपका राय क्या है, आपका विचार क्या है, आपका व्यूज क्या है। तो व्हाट इज नॉन एज अ रीडिंग एक्टिविटी, अगर इस तरीके कोई भी किताब पढ़ता है, इस तरीके से कोई नोवेल पढ़ता है, ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग है, रीडिंग एक्टिविटी को क्या, किस रूप में जाना जाता है, वो क्या है? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर सर ये इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। तो देखिए बेसिकली आपको हम बताते हैं इसको बहुत बढ़िया से, यहाँ पे देखेंगे आप कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्कीमिंग, यानी कि हम किसी भी चीज़ों को स्कीमिंग करके पढ़ते हैं। तो इस स्कीमिंग के अंदर क्या होता है, तो स्कीमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बिल्कुल फोकस करते हैं मेन आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट दिया रहता है, जो भी पैसेज दिया रहता है, पैराग्राफ दिया रहता है, उसके केवल मेन आइडियाज को हम लोग देखते हैं किसके अंदर, स्कीमिंग के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्टिव शब्दों को पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ते हैं और फोकस हमारा कहाँ रहता है, मेन आइडियाज पर। तो ये रीडिंग का पहला टाइप है। दूसरा टाइप जो दिया है वो है स्कैनिंग, यानी कि स्कैनिंग करके पढ़ते हैं। तो स्कैनिंग क्या है, तो स्कैनिंग इज अ रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है उसको क्विकली करते हैं, क्विकली टेक्स्ट के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो इस प्रकार का स्कैनिंग होता है। दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दोनों में काफ़ी अंतर है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग की, तो कह रहा है कि व्हेन द रीडर्स रीड समथिंग फॉर सम पर्पज और एम टू गेन सम नॉलेज। सही बात बोला है कि कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कुछ नॉलेज को, सम नॉलेज को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। यानी इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हम चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन उसका कुछ उद्देश्य होता है, लक्ष्य उसका होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है, या फिर ज्ञान के नज़रिए से पढ़ते हैं जी, उसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो इस तरीके से जो पढ़ते हैं उसको इंटेंसिव रीडिंग करते हैं।
एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर बोला है कि रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लीजर एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए या फिर प्लीजर के उद्देश्य से, खुशी के उद्देश्य से, इंजॉय के उद्देश्य से जो पढ़ते हैं उसको हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। थोड़ा सा हल्ला हो रहा होगा, चुनाव प्रचार चल रहा है इसीलिए। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, लंगर टेक्स्ट को पढ़ते हैं, लंगर स्टडी करते हैं, लेकिन उसका मेन उद्देश्य होता है खुशी के लिए पढ़ते हैं, इंजॉय के लिए पढ़ते हैं, या फिर जनरल रीडिंग स्किल के लिए पढ़ लेते हैं, तो वो एक्सटेंसिव है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में आपको काफ़ी कुछ अंतर समझ में आ गया होगा, मेरा उम्मीद करते हैं। तो सवाल बोला था कि इसमें क्या है और रीडिंग एक्टिविटी को क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटेंसिव रीडिंग। पिछले ईयर्स का सवाल है सभी, तो आप इसको देखिएगा, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ वन टर्म इज, यानी कि वैसा असेसमेंट जो पूरा होता है एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने पर समाप्त हो जाता है। 6 महीने पर एक बार समाप्त होता है, मतलब 6 महीने पर समाप्त हो जाता है। उस तरीके के असेसमेंट को क्या बोलते हैं? तो इस तरीके के जो भी असेसमेंट होता है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? समेटिव असेसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके के असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तब यहाँ पे 2-3 सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये समेटिव, तो देखिए जो असेसमेंट होता है यह आपका एक समेटिव असेसमेंट समझ में आ गया कि जो 6 महीने पर समाप्त होता है और उसको आप फिर असेसमेंट किया जाता है 6 महीने पर, तो इस तरीके के असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। लेकिन आपके फिर दिलो दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? तो दोनों इंपॉर्टेंट असेसमेंट हैं, देखिएगा बड़ी ख्याल से। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को बेसिकली किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लिया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, टॉपिक और यूनिट। यानी कि कोई चैप्टर खत्म हो गया, कोई टॉपिक खत्म हो गया या फिर कोई यूनिट खत्म हो गया, तो आप उसका क्या करेंगे? उस बच्चों का असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो जब चैप्टर समाप्ति पर, यूनिट समाप्ति पर या फिर टॉपिक की समाप्ति पर जब टेस्ट लिया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो उस तरीके के असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट भी समझ में आ गया, जो 6 महीने पर लिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ में आ गया कि जो किसी चैप्टर के खत्म होने पर, टॉपिक के खत्म होने पर या यूनिट के खत्म होने पर असेसमेंट जो किया जाता है, उस तरीके के असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका तो आपको पता हो गया, सही आंसर क्या है? समेटिव असेसमेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका ये रहा। इस सवाल में बोला है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर्स, एक शिक्षक जो है अपने लर्नर से कहता है टू ज्वाइन सेंटेंसों को ज्वाइन करने के लिए, टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ, और उससे छोटा छोटा पैराग्राफ बनाओ, इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स, जिसमें सप्लाई करना है कनेक्टर्स को, ठीक है, एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट, एंड, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो, इन सभी वर्डों को क्या करना है आपको? कनेक्ट करना है। इन सभी वर्डों से कनेक्ट करके एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, बिकॉज, ऑल्दो, ये सब। तो व्हाट इज द अप्रोच टू राइटिंग नॉन एज, इस तरीके के जो अप्रोच किया गया है राइटिंग के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? तो सिंपली याद रखिएगा, जब भी हम लोग कनेक्टर का यूज करके किसी शॉर्ट पैराग्राफ को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके के राइटिंग अप्रोच को हम लोग कहते हैं कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। समझ में आ गया कि इस तरीके के जो भी अप्रोच होगा जिसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं बॉट से, एंड से, हाउएवर से, बिकॉज से, अल्दो से, इटीसी शब्दों से, ठीक है, तो इन तरीके के जो भी राइटिंग अप्रोच होते हैं उसको कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है, देखिए ये सवाल बहुत ही मस्त है और ग्रामर का बेसिकली है, तो आपको समझना है। कह रहा है कि एक इडियम दिया हुआ है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग क्या होता है? ये इडियम्स का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है टू बी जीलियस। टू बी जीलियस क्या होता है? टू बी जीलियस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर याद रखना है, टू बी जीलियस। चलिए इससे अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ इंसेक्ट इज कॉल्ड, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है, उस छोटे छोटे उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्रिमिनोलॉजी, दूसरा एंटोमोलॉजी, तीसरा माइकोलॉजी, तीसरा मेट्रियोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है सीधा क्राइम, नजर आ रहा है ना, क्राइम से बना हुआ शब्द है, तो जिसके अंदर हम लोग क्राइम का अध्ययन करते हैं या फिर क्रिमिनल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। इंटोमोलॉजी सही आंसर होगा, क्योंकि इंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि छोटे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? इंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी मतलब क्या?
क्राइम का अध्ययन, ठीक है, या क्रिमिनल बिहेवियर का अध्ययन, तो इंटोमोलॉजी इसका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो माइकोलॉजी बेसिकली हम लोग इसके अंदर द स्टडी ऑफ फंगी का अध्ययन करते हैं, कौकों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहता है, तो ये भी नहीं होगा। मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके अंदर वातावरण का अध्ययन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज इंटोमोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको बिल्कुल आसानी होगा, आप इसको बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बोला है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर को क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंगी, क्यों कौकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। मेट्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो कोई गड़बड़ी नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बीज आर केप्ट इन ए या एन। तो बोला है बीज यानी होता है मधुमक्खियों, मधुमक्खियों को कहाँ रखा जाता है? तो सिंपल है, मधुमक्खीशाला होता है, तो यहाँ पे एपायरी उसका सही आंसर है। जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको एपायरी बोलते हैं। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, टू च्यू द कॉर्ड करेक्टली मीन्स, टू च्यू द कॉर्ड का मतलब होता है जुगाली करना, ठीक है, तपस्या करना भी होता है, ठीक है, तपस्या करना भी होता है च्यू द कॉर्ड का सही मीनिंग। तो इसका सही आंसर होगा टू मेडिटेट, मेडिटेशन से बना है मेडिटेट, जिसका मतलब तप करना, तपस्या करना, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। देखिए कमाल का चीज़ बताते हैं और आपका 1 नंबर अभी और इसी वक्त कंप्लीट, आई गारंटेड। तो कह रहा है कि सिमली बताइए कौन सा सिमली का उदाहरण है। तो सिमली मेटाफर पढ़े हैं ना, तो याद रखिएगा जिस भी वाक्य के अंदर एज हो या फिर लाइक हो वो सब सिमली या मेटाफर कहलाता है, सॉरी खाली सिमली कहलाता है, क्षमा कीजिएगा। जिस वाक्य के अंदर एज या लाइक होगा उसको सिमली बोलेंगे। तो बोला है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लाइफ इज अ ड्रीम होगा, इसमें एज या लाइक है क्या? नहीं है। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, नहीं है। अ लाइज हैज़ नो लेग्स, कोई दिक्कत नहीं, 3 ऑप्शन गया, सही आंसर क्या होगा? ए, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं भटकता रहा अकेले बादलों के रूप में, बादलों की तरह। तो यहाँ पे जिस वाक्य में एज या लाइक होगा ना, लिख लीजिए, एज या लाइक होगा वो सिमली कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ PPP, ट्रिपल पी, मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग में ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? तो ट्रिपल पी का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस। किसी भी चीज़ को जब हम बच्चे के सामने पढ़ाने जाते हैं तो टीचिंग में ये होना चाहिए कि जो टॉपिक है, जो भी है, उसको कैसे प्रेजेंट करें कैसे हम अपने कितने अच्छे तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करें ताकि उसको आकर्षक लगे, अच्छा लगे। उसके बाद प्रैक्टिस भी होता है, उसके बाद प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कराना है, प्रोड्यूस करना होता है। तो ट्रिपल पी का बेसिकली मतलब होता है मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। हमने 10 ही क्वेश्चन अभी रखा है और ठीक है, और फिर जैसे जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं हल्ला गुल्ला हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराने के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। तो आपको इसको देखना है बढ़िया से, केवल जहाँ भी रह रहे हैं आप केवल वीडियो को देखते रहिए, पक्का समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश पे जो पेडागोगी जो है चल रहा है अभी, बाकी सब हम EVS से सवाल भी लेके आएंगे, ठीक है, मैथ से भी सवाल लेके आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।